छात्रों को पश्तो भाषा में तालिबान कहा जाता है। उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उभार हुआ था। इसकी शुरुआत एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन के तौर पर हुई थी। माना जाता है सबसे पहले धार्मिक आयोजनों और मदरसों के जरिए ये फला फूला। इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और धार्मिक सभाओं का खर्च ज़्यादातर सऊदी अरब ने उठाया। पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब अमीरात भी तालिबान को पूरी तरह से समर्थन और सहायता देने में शामिल रहे। सन 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट समर्थक सरकार की स्थापना के लिए फौज उतार दी, तब वहाँ के अफगान मुजाहिदीनों ने इसका विरोध किया। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच गृह युद्ध चल रहा था। अमेरिका ने इन स्थानीय मुजाहिदीनों का प्रयोग सोवियत संघ के खिलाफ अपने हितों के लिए किया। अमेरिका ने इन स्थानीय मुजाहिदीनों को हथियार, ट्रेनिंग और अन्य तरीकों से सहायता देकर रूस की सेना के खिलाफ उपयोग किया। अंततः 1989 में रूस की सेना को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। इसके बाद भी अफगानिस्तान की मुश्किलें कम नहीं हुई। सोवियत सेना के जाने के बाद अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया। 1992 में अफगान मुजाहिदीनों ने नजीबुल्लाह को सत्ता से बेदखल कर दिया। ये विभिन्न मुजाहिदीन गुट आपस में ही सत्ता के लालच के लिए लड़ भिड़ पड़े। आखिर में बुरहानुद्दीन रब्बानी के नाम को लेकर आम सहमति बनी और इस तरह बुरहानुद्दीन रब्बानी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने। अफगानिस्तान के लिए और भी विषम परिस्थितियां इंतज़ार कर रही थीं। तालिबान, जिसकी नींव मोहम्मद मुल्ला उमर ने रखी थी, दक्षिणी पश्चिमी अफगानिस्तान में तेजी से अपना प्रभाव बना रहा था। 1994 में सबसे पहले कंधार, फिर 1995 में ईरान से लगे हेरात पर कब्जा किया। इसके बाद 1996 में राजधानी काबुल को कब्जा लिया। राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता खोनी पड़ी। 1998 तक अफगानिस्तान के 90% हिस्से पर तालिबान का नियंत्रण आ चुका था। मान्यता देने वाले देशों में पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, तुर्कमेनिस्तान और ईरान शामिल थे। दोस्तों, अब बात करते हैं तालिबान की कमाई के बारे में। इस संगठन की कमाई कैसे होती है? संयुक्त राष्ट्र की जून 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की सालाना कमाई 2011 तक करीब $300 मिलियन हुआ करती थी, जो हाल के वर्षों में बढ़कर 1.5 बिलियन डॉलर तक हो गई है। यह किसी छोटे देश की कुल आय से भी ज़्यादा है। ड्रग यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 के अनुसार अफगानिस्तान में अफीम की पैदावार का 84% तालिबान के कब्जे में है। यहाँ तक कि अफगानी किसानों को भी अपने खेतों में लगाए जाने वाली अफीम का एक बड़ा हिस्सा तालिबान को देना पड़ता है। दूसरे देशों में उन्हीं के ज़रिए होकर ये जाता है। इसके बाद नंबर आता है खनीज का। खनीज से तालिबान को लगभग 464 मिलियन डॉलर की कमाई होती है। वसूली टैक्स से भी तालिबान को अच्छी कमाई होती है। जबरन वसूली तक भी तालिबान करता है। माइनिंग, उद्योग, मीडिया, संचार और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से लेकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी तालिबान जबरन वसूली करता है। इन सब से तालिबान को $16 करोड़ की कमाई होती है। वहीं रियल एस्टेट से तालिबान को $80 मिलियन मिलते हैं। गुप्तदान, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इस्लामिक चरमपंथी भी लगातार तालिबान को वित्तीय सहायता देते हैं। CIA की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2008 में तालिबान ने खाड़ी देशों से $106 मिलियन प्राप्त किए थे। तालिबान को डोनेशन के तौर पर मिडल ईस्ट के देशों से 4 से 6 करोड़ डॉलर की कमाई होती है। सन 1996 से 2001 तक चलने वाला तालिबान का शासन अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज की एंट्री के बाद ख़त्म हो गया था। अब 20 साल बाद अमेरिकी फ़ौज के चले जाने के बाद दोबारा तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज़ है। पर लोग इतने खौफज़दा क्यों हैं? क्यों अफगानिस्तान के लोग अपना मुल्क, अपना घर, अपना सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं? राष्ट्रपति अशरफ गनी से लेकर सेना के उच्च अधिकारियों ने भी अफगानिस्तान छोड़ दिया है। UN की एक चेतावनी के अनुसार साल के इस अंत तक
5 लाख अफगान देश छोड़कर चले जा सकते हैं। ये तालिबान की क्रूरता और बर्बरता ही है जिसके कारण लोगों में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। इसी डर और दहशत के माहौल के चलते लोग अपना देश, अपना घर-बार, अपना सब कुछ, काम रोजगार सब कुछ छोड़ने पर मजबूर हैं। तालिबान की बर्बरता उनके पिछले शासन में साफ देखने को मिलती है। आइए एक झलक डालते हैं तालिबान के पिछले शासन पर। नवंबर 1996 में एक सरकारी आदेश के अनुसार महिलाएं ऊंची एड़ी यानी कि हील वाली चप्पल या जूते नहीं पहन सकेंगी। उनकी चप्पलों से किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। महिलाएं किसी भी तरह का श्रृंगार, मेकअप, फैशन नहीं कर पाएंगी। उन्हें सिर्फ घर पर रहना होगा। बहुत ही ज़रूरी हालात में वो घर से बाहर निकल सकेंगी, पर पूरे शरीर को ढककर। महिला मरीजों को सिर्फ महिला डॉक्टर ही देख पाएंगी। दिसंबर 96 में काबुल में 225 महिलाओं को ड्रेस कोड ना पालन करने के कारण सरेआम कोड़ों की सज़ा सुनाई गई। तालिबान के सत्ता में आने के 3 महीनों के अंदर ही 63 स्कूल बंद हो गए। इसमें 11,200 अध्यापकों की नौकरी चली गई, जिसमें 7,800 महिलाएं थीं। अफगान बच्चों की एक पूरी पीढ़ी बिना शिक्षा के पली बढ़ी। लोगों के सामाजिक व्यवहार पर, सामाजिक ताने बाने पर पूरा तालिबान का नियंत्रण आ चुका था। खेलों पर प्रतिबंध थे। बाद में जब खेलों की अनुमति दी गई तो उसमें भी महिलाएं भाग एकदम नहीं ले पाएंगी। शरिया कानून को सख्ती से लागू किया गया। खेलों के दौरान नमाज होने पर खिलाड़ी और दर्शकों को समूह में नमाज पढ़नी होगी। संगीत, चित्रकला पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। मर्दों को लंबी दाढ़ी रखनी होगी। 2001 में बमियान में बौद्ध की 2 विशालकाय मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। तालिबानी नेता मुल्ला उमर ने ये आदेश दिया कि गैर इस्लामिक मूर्तियों को नष्ट किया जाए। गैर मुस्लिम लोगों के लिए भी ड्रेस कोड बनाए गए। हिंदू महिलाएं पीले कपड़े से अपने पूरे शरीर को ढकेंगी। मर्द काली टोपी और माथे पर लाल तिलक लगाएंगे। घर पर पीले झंडे लगाने होंगे जिनसे उनकी पहचान की जा सके। अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबानी राज आ जाने से वही क्रूरता और बर्बरता वाली यादें ताज़ा हो गई हैं। इसी डर और खौफ के चलते अधिकतर अफगानी लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। अफगानिस्तान की स्थिति बेहद नाजुक है। इस साल पड़े सूखे ने अफगानिस्तान में 40% गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया और अब ये संकट लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। लोगों के काम रोजगार बंद हो चुके हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतों में 50% तक बढ़ोतरी हुई है। अफगानिस्तान का आर्थिक सामाजिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा चुका है। वहीं जश्न में डूबे तालिबानियों के लिए शासन करना इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक की $10 अरब की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। इसी बीच एक सुकून भरी खबर ये आई कि अमेरिका अफगानिस्तान को $64 मिलियन अर्थात 470 करोड़ रुपए मानवीय सहायता के तौर पर देगा। वहीं यूएन ने भी $2 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। अफगानिस्तान के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी युद्ध और अस्थिरता को देखा है। हर पीढ़ी ने युद्ध में अपने किसी न किसी को खोया है। आशा और उम्मीद यही करेंगे कि अफगानिस्तान में ये भयावह स्थिति का अंत हो और वहाँ के लोग अपना वजूद और पहचान बचाने के इस संघर्ष में कामयाब हों। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर ज़्यादा पसंद आया हो तो शेयर भी कीजिएगा।